इस पोटेंशियल में एवरीबॉडी आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के कंटेंट है। तो आई होप सो कि आप इसका छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी ज़रूर बनाएंगे, तभी एग्ज़ाम में आपके ये कंटेंट रिलेवेंट हो सकते हैं एज ए कंटेंट। ओके, ये देखिए बीपीएससी का वैकेंसी भी पता चल चुकी है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है, बहुत लोग फॉर्म भी भर चुके होंगे। प्लीज़ प्रिपेयर रहिए। और अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल के जब प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पर बीपीएससी 69 करके प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर बिहार के संपूर्ण जीके करंट अफेयर को आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं, उसको मैक्सिमम टाइम रिवीजन भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आते हैं आज के मुद्दे पे। पहला जो क्वेश्चन है, जस्ट वेट, पहला क्वेश्चन है, कौन सा शहर ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेज़बान है? कौन सा शहर ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेज़बान है? राइट आंसर है नई दिल्ली। ओके, ये हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी है और राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा और मंत्रिमंडल कब उद्घोषणा के द्वारा सम्मिलित किया गया था? तो 1991 का आप डेट याद रखना। और भारत की जो राजधानी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में जब हम उपनिवेशिक काल में गुजर से चल रहे थे तो कोलकाता में राजधानी था। उसके बाद 1911 में जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, उसके बाद वहाँ से राजधानी नई दिल्ली शिफ्ट की गई थी। तो आई होप सो कि इसके बारे में तो बहुत बार बता चुका हूँ, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा जो कंटेंट है बैकग्राउंड में बता देना चाहिए। अब देखिए ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं? जो पानी होता है ना, वाटर, जब वाटर को जो वाटर का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। ठीक है, जब हम H2O को प्रक्रियाओं के द्वारा, ठीक है, प्रक्रियाओं के द्वारा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, यानी कि H2 को अलग कर दिया और O2 को जब अलग कर दिया तो यहाँ से जो हमारा H2 निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है, इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, प्रक्रियाओं में आप देख सकते हैं कि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी होता है, इसके माध्यम से अब वो पवन ऊर्जा भी हो सकता है, सोलर ऊर्जा भी हो सकता है। ठीक है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि जो पानी होता है उसको हम एक इलेक्ट्रोलाइज करके ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं और H2 को अलग कर देते हैं। इन्हीं दोनों के युग में से पानी का निर्माण होता है। तो जब इसको अलग कर देते हैं तो जो हाइड्रोजन होता है उसको एक कंटेनर में इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, स्टोर कर लेते हैं। यही हमारा होता है हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए कि ये प्रक्रिया क्या है। इस डायग्राम को आप मे भी बना लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको देख लेना अच्छे से कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है और बनता कैसे है। ठीक है, देखिए ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 5 से 7 जुलाई 2023 तक नई दिल्ली में होने वाला है। इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य एक व्यापक ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है और ग्रीन हाइड्रोजन की क्षमता का लाभ उठाकर वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रगति करना है। यानी जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है जीएसजी का, उसको कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसको नैरो अवस्था में लाना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट सेगमेंट समझ में आया होगा। देखिए अब ऐसा नहीं है कि ग्रीन हाउस का टॉपिक है तो क्वेश्चंस हो सकता है इसी से बनने, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है नई दिल्ली से क्वेश्चंस पूछ ले, नई दिल्ली के पृष्ठभूमि से क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइज क्या होता है इससे पूछ ले। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है यहाँ से पूछ ले। तो हर डायमेंशंस को आपको कवर करके चलना है, क्योंकि करंट अफेयर इसी का नाम है और बिल्कुल हर एक डायमेंशन से आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज पर उद्घाटन रिपोर्ट प्रस्तुत की है? राइट आंसर है खान मंत्रालय। ठीक है, कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने आधिकारिक तौर पर क्षमता के लिए महत्वपूर्ण खनिज क्रिटिकली मिनरल्स ऑफ इंडिया पर उद्घाटन रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। यह रिपोर्ट खान मंत्रालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा तैयार किया गया था और इस सूची में भारत में पहली बार रक्षा, कृषि, ऊर्जा,
फार्मास्यूटिकल मीन्स समझ रहे, जो मेडिसिन्स के सेगमेंट होते हैं, ठीक है, और दूरसंचार आदि क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए महत्वपूर्ण खनिजों की व्यापक सूची की पहचान की गई है। तो याद रखना कि भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज, क्रिटिकल मिनरल फॉर इंडिया के लिए उद्घाटन रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की है? तो खान मंत्रालय। खान मंत्री कौन है? कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी, ये नाम याद रखना। अगर हम कोयले की बात करें भारत में, तो अगर हम ये बोलें कि वैश्विक लेवल पे सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है कोयले के लिए, ठीक है, तो आपका आंसर होगा कि फर्स्ट है चाइना, ठीक है, फर्स्ट है चाइना। अगर हम चाइना की बात करें तो विश्व का 47% जो जीवाश्म ईंधन है उत्पादन करता है, ठीक है। और भारत में कोयला उत्पादन का क्या स्थिति है? तो जो भारत है, इंडिया, यह विश्व का 3rd उत्पादक है कोयले का। अब कहेंगे सेकंड कौन है, ठीक है, तो सेकंड है अमेरिका, सेकंड है यूएसए, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पे मिलता है? तो जो गोंडवाना लैंड है, यानी आप कह सकते हैं कि झारखंड का जो इस अवस्थिति है, झारखंड में सबसे ज़्यादा भारत में कोयला पाया जाता है, उसके बाद उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है। तो ये भी याद रखना कि झारखंड फर्स्ट है, सेकंड है उड़ीसा और 3rd है छत्तीसगढ़, ठीक है। ये आप याद रखना कि भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला उत्पादन क्षेत्र है कहाँ पर है, और भारत की अवस्थिति पूरे विश्व में कोयला उत्पादन में क्या है, ओके। और सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रेसाइट होता है, ठीक है, उच्च कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट। अब हो सकता है क्वेश्चंस में ना कोयला वर्ड ना पूछ के आपसे जीवाश्म ईंधन पूछ ले, तो कोयला का दूसरा नाम जीवाश्म ईंधन है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने रिपोर्ट फिश डिजीज RFD ऐप लॉन्च किया है? सो राइट आंसर है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। ये आपको याद रखना है कि जो रिपोर्ट फिश डिजीज RFD ऐप लॉन्च किया गया है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने रिपोर्ट फिश डिजीज RFD ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को CAR-NBFGR द्वारा जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम NSPPAD यानी NSPAD के तहत विकसित किया गया है, जो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत वित्त पोषित है। तो देखिए एक टर्मिनोलॉजी तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पोषित है। अगर ये पूछ लेता है तो आप बता देना कि जो RFD है और RFD से जो मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के जो सेगमेंट हैं किसके द्वारा वित्त पोषित था, तो बताना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ये वित्त पोषित है, ठीक है। तो इसका कॉजेज हमने जान लिया। अगर हम ये बोलें कि विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है, तो फर्स्ट है चाइना, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, फर्स्ट है चाइना, ओके। और तीसरा स्थान है इंडिया का, मछली उत्पादन में तीसरा स्थान है इंडिया का। अगर दूसरा बात करें तो दूसरा स्थान है इंडिया का किस में? एक्वाकल्चर में, एक्वाकल्चर कृषि, जलीय कृषि में, ठीक है, एक्वाकल्चर यानी जलीय कृषि में विश्व में सेकंड स्थान है इंडिया का, ओके। और मछली उत्पादन में पहला हो गया चाइना, दूसरा है US और तीसरा है इंडिया। और विश्व में दूसरा स्थान है इंडिया का एक्वाकल्चर में, कृषि, जलीय कृषि में, ठीक है। तो ये भी आप कंटेंट याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी कला संस्कृति
और साहित्य के प्रसार के लिए वितिस्ता वितिस्ता कार्यक्रम मेज़बानी की है। तो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर। याद रखना वितिस्ता, वितिस्ता ये वर्ड याद रखना। ओके, सो जम्मू और कश्मीर, अगर इसको फिर से बात करें, ये वर्ड याद, ये टर्मिनोलॉजी याद रखना कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी कला संस्कृति और साहित्य के प्रसार के लिए, ठीक है, वितिस्ता कार्यक्रम की मेज़बानी की है। तो याद रखना कि जम्मू और कश्मीर। क्लियर। अगर हम जम्मू कश्मीर के बैकग्राउंड की बात करें, ठीक है, जम्मू कश्मीर के, तो देखिए 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरी सिंह के द्वारा विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल हुआ गया था। तो ये भी याद रखना कि 26 अक्टूबर 1947 के द्वारा भारत में विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल हुआ था। कौन? जम्मू कश्मीर, ठीक है। और कौन सा विशेष प्रावधान था? तो आर्टिकल 370, ठीक है। और आर्टिकल 370 के किन प्रावधानों को हटा करके इसको भारत के यूटी में और एक राज्य एक संविधान और एक प्रधानमंत्री के तहत इसी बात को अनुपालन करके शामिल किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को विघटित करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बनाए गए हैं, ठीक है। 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, ये भारत के 2 यूटी बनाए गए हैं और 370 के प्रावधानों को खत्म किया गया। और 5 अगस्त 2019 तक, याद रखना, 5 अगस्त 2019 को जो 370 है उसको खत्म किया गया था। प्रॉपर 370 आर्टिकल नहीं, उसके कुछ प्रावधानों को खत्म किया गया था, ठीक है। सो वितिस्ता कार्यक्रम कश्मीर की विविध कला, संस्कृति, साहित्य, शिल्प और व्यंजनों को देश के हर कोने तक फैलाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। चलिए लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस संस्था ने 5G विजन फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है? तो ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन, याद रखना, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, ठीक है, तो 17 मई 1865 को इसको स्थापित किया गया था। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें, ठीक है, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, ठीक है। जेनेवा में। ओके, सो एवरीबॉडी, आज का ये कंटेंट, आज का सेगमेंट, आज का एनालिसिस कैसा लगा प्लीज़ आप बताना। अगर बीपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं तो प्ले लिस्ट पे बिहार पीसीएस का बीपीएससी 69 करके प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर बिहार के सारे कंटेंट को आप एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। थैंक यू सो मच।